तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। तो आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है विकास के चरण। हमारे टॉपिक आज कौन सा है? विकास के चरण, स्टेजेज ऑफ डेवलपमेंट। तो मानव विकास के चरण, इसमें कौन कौन सी अवस्थाएं होती हैं? जैसे सबसे पहले होती है, एज पर एनसीईआरटी की हम बात करेंगे तो जो एनसीईआरटी है, सबसे पहली स्टेज होती है प्रसव पूर्व अवस्था, यानी कि प्री नेटल स्टेज, यानी कि जन्म से पहले की अवस्था, गर्भाकाल कह सकते हैं हम इसको। तो इसकी जो टाइम पीरियड होता है वो होता है 38 से 40 हफ्ते, यानी कि 38 से 40 सप्ताह तक। दूसरी हमारी अवस्था होती है शेषवावस्था है, यानी कि इन्फेंसी स्टेज, जो जन्म से 2 वर्ष होती है, और यूपी टेट इसको 5 वर्ष तक मानता है। ठीक है। तीसरी अवस्था होती है हमारी चाइल्डहुड, यानी कि बाल्यावस्था, जो 3 से 12 वर्ष तक की होती है। और इसकी भी दो सब स्टेजेज होती हैं, जिसमें जैसे एक होती है पूर्व बाल्यावस्था, जो 3 से 6 वर्ष तक होती है। दूसरी होती है उत्तर बाल्यावस्था, जो 6 से 12 वर्ष तक की होती है। चौथी हमारी स्टेज होती है किशोरावस्था, एडolescence, जो 12 से 18 वर्ष तक चलती है। पांचवी होती है वयस्कावस्था एवं प्रौढ़ावस्था, अडल्टहुड एंड ओल्ड एज, जो 18+ जो एज होती है वो सब व्यवस्थावस्था या प्रौढ़ावस्था के अंतर्गत आती है। ठीक है। मेनली हम किशोरावस्था तक, चाहे बाल विकास में किशोरावस्था तक ही अध्ययन करते हैं। ठीक है। अब एक स्टेटमेंट है कि जो विकास है हमारा, वो मोडिएबल, फ्लेक्सिबल, एमेंडेबल है और चेंजेबल है। ठीक है। अब हम बात करते हैं विकास के रूप की, हम बात करते हैं। तो इसमें जैसे विकास होता रहता है तो आकार में परिवर्तन आता है, यानी कि शरीर के आकार में परिवर्तन आता है। ठीक है। हमारे हाथ पैर बड़े होते चले जाते हैं, तो इस प्रकार शरीर के जो आकार होता है उसमें परिवर्तन आता चला जाता है। दूसरा क्या होता है, जैसे जैसे विकास होता रहता है तो अनुपात में परिवर्तन आता है, यानी कि क्या है, सभी अंग एक गति से विकसित नहीं होते। सभी अंगों की गति जो है अलग अलग होती है विकसित होने की। जैसे जन्म के समय हमारा सिर का जो भार होता है वो संपूर्ण बॉडी का 1/4 यानी कि 25% होता है, लेकिन वो हमें जब आगे तो इस गति से नहीं बढ़ता, आगे हाथ पैर विकसित ज़्यादा हो जाने लगते हैं। ठीक है। तो अनुपात में परिवर्तन होता है। तीसरा क्या है, पुरानी रूपरेखा में परिवर्तन आता है, यानी कि नवीन विशेषताओं का उदय होता है और जो पुरानी विशेषताएं हैं उनका लोप होता चला जाता है। जैसे जो बच्चा है जब छोटा होता है तो वो कूटलियो चलता है। ठीक है। और जैसे जैसे वह बड़ा होता चला जाता है तो फिर वह पैदल चलने लग जाता है, दौड़ने लग जाता है। तो पुरानी रूपरेखा जो होती है वे लोप होता चला जाता है उनका, और नवीन विशेषताओं का उदय होता चला जाता है। चौथा होता है हमारा नए गुणों की प्राप्ति। जैसे जो दूध के दांत होते हैं वो टूट जाते हैं और स्थायी दांत निकल जाते हैं। ठीक है। अब कुछ हमारे मनोवैज्ञानिक हुए हैं जिन्होंने इनको अलग अलग स्टेजेस मानी हैं। जैसे हरलॉक के, अगर हम हरलॉक की बात करते हैं तो हरलॉक ने 7 स्टेजेस में बांटा है विकास को। कौन कौन सी? सबसे पहली जो इन्होंने अवस्था मानी है वो मानी है प्रसव पूर्व अवस्था, जो इन्होंने बिफोर बर्थ, यानी कि जन्म से पहले की जो अवस्था है वो प्रसव पूर्व अवस्था। दूसरी मानी इन्होंने पूर्व शैशव अवस्था, जो बर्थ से 14 14वें मंथ तक जो होती है वो पूर्व शैशव अवस्था। उत्तर शेष अवस्था की बात करें तो इन्होंने उसको 14 मंथ से 2 ईयर तक माना है। और बाल्यावस्था की बात करें तो 2 से 11 वर्ष तक की इन्होंने अवस्था मानी है। पूर्व बाल्यावस्था की बात करें तो 11 से 13 वर्ष तक मानी है। किशोरावस्था की बात करें तो इन्होंने 13 से 17 वर्ष तक मानी है। और उत्तर किशोरावस्था इन्होंने 17 से 21 वर्ष तक मानी है। ठीक है। तो ये हरलोक है, इसकी एक जनरल सी स्पेलिंग आप याद कर सकते हैं, HERLOC के। तो 7 वर्ड आ रहे हैं, तो इन्होंने 7 अवस्था मानी है विकास की। थोड़ा सा देख लेना बस, ये इम्पोर्टेंट तो इतना होता नहीं है। दूसरे हमारे जो हुए हैं रोस, इन्होंने 4 अवस्थाएं में बांटा। कौन कौन सी? शेष अवस्था, जिन्होंने 1 से 3 वर्ष तक मानी है। दूसरी इन्होंने बताई है पूर्व बाल्यावस्था, जो 3 से 6 वर्ष तक मानी है। तीसरी इन्होंने बताई है उत्तर बाल्यावस्था, जो 6 से 12 वर्ष तक मानी है। चौथी बताई है किशोरावस्था, जो इन्होंने 12 से 18 वर्ष तक मानी है। अब हम बात करते हैं कोल्सनिक की। तो कोल्सनिक ने 8 अवस्थाओं में बांटा है इसको, विकास को।
पहले इन्होंने बताई है प्रसव पूर्व अवस्था यानी कि गर्भ से जन्म तक जो चलती है। दूसरी इन्होंने नवजात अवस्था बताई है, जन्म से 3 से 4 सप्ताह तक की अवस्था को इन्होंने नवजात अवस्था बताया है। तीसरी है हमारी पूर्व शिशुअवस्था, जो इन्होंने 1 वर्ष से 15 वर्ष तक मानी है। चौथी है हमारी उत्तर शिशुअवस्था, जो 15 से 30 मंथ तक की जो अवस्था होती है वो उन्होंने उत्तर शिशुअवस्था बताई। पाँचवीं इन्होंने पूर्व बाल्यावस्था 2.5 से 5 वर्ष तक की। मध्य बाल्यावस्था 5 से 9 वर्ष तक की। उत्तर बाल्यावस्था 9 से 12 वर्ष तक की। किशोर अवस्था 12 से 21 वर्ष तक की इन्होंने बताई है। ठीक है, अगले हैं हमारे कोल, इन्होंने 12 अवस्था बताई है। शैली ने 3 स्टेज बताई हैं। शैली ने सिर्फ विकास को 3 स्टेज में बांटा है। शिशुअवस्था 1 से 5 वर्ष, बाल्यावस्था 5 से 12 वर्ष और किशोर अवस्था 12 से 18 वर्ष। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं। अब हम एक एक करके इन सभी अवस्थाओं को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले होती है हमारी प्रसव पूर्व अवस्था। प्रसव पूर्व अवस्था, इसको ही हम गर्भाधान काल या प्रेगनेंसी या प्रीनेटल स्टेज, कंसेप्शन पोजीशन बोलते हैं। ठीक है, जो होती है हमारी 280 दिन या 9 महीने 10 दिन की। कितनी? 280 दिन या 9 महीने 10 दिन की जो अवस्था होती है उसे गर्भाधान काल कहते हैं, यानी कि प्रीनेटल स्टेज। ठीक है, या तो 280 दिन 40 सप्ताह। जो ये हमारी अवस्था होती है ये सबसे ज़्यादा हमारे जो अनुवंशिक गुण होते हैं, अनुवंशिकी से सबसे ज़्यादा प्रभावित यही अवस्था होती है। ठीक है, इसको हम 3 अवस्था में बांटते हैं प्रीनेटल स्टेज को। ठीक है, कौन कौन सी? सबसे पहले होती है बीजावस्था यानी कि जर्मिनल स्टेज, जो 0 से 2 वीक तक की होती है। जो दूसरी होती है हमारी डिम्बावस्था या एम्ब्रियोटिक, 3 से 8 वीक तक की होती है। और अगली होती है हमारी भ्रूणावस्था फेटल स्टेज, जो 9 वीक से बर्थ तक की होती है। ठीक है, अब हम एक एक करके इन अवस्थाओं के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जर्मिनल स्टेज की, यानी कि बीजावस्था, जो 0 से 2 वीक तक की होती है। इसमें क्या होता है, स्पर्म और एग मिलकर जाइगोट का निर्माण करते हैं, यानी कि शुक्राणु और अंडाणु मिलकर जाइगोट का निर्माण कर देते हैं। ठीक है, दूसरी जो अवस्था होती है हमारी वो होती है एम्ब्रियोनिक स्टेज। 2 से 8 वीक तक की जो अवस्था होती है उसे बोलते हैं एम्ब्रियोनिक स्टेज, यानी कि जो बच्चा होता है, आपने कहीं पर सुना होगा कि बच्चा जो है माँ के गर्भ पेट में जब है किक मार रहा है तो वो इसी अवस्था में शुरू कर देता है। ठीक है, एक हमारे समाज में सबसे बुरी जो बीमारी है कन्या भ्रूण हत्या, वो भी इसी स्टेज के अंतर्गत आती है, क्योंकि इसमें क्या है, जो अंग है वो विकसित होने शुरू हो जाते हैं और पहचान होने लग जाती है। ठीक है, तो ये होती है हमारी एम्ब्रियोनिक स्टेज। अगली हम बात करेंगे तो ये होती है हमारी फेटल स्टेज, जो 9 वीक से जन्म तक की होती है। ठीक है, और जो इसमें एग होता है इसे फीटस कहा जाएगा। इसमें जो है किडनी जैसा दिखने लगेगा। ठीक है, इसमें क्या होता है, फेटल स्टेज किडनी जैसा दिखने लगेगा। 9 से 12 वीक तक की होती है। इसमें क्या है, रिफ्लेक्स एक्सिस शुरू हो जाते हैं, यानी कि बच्चा जो है पल के झपकना शुरू कर देता है, हाथ पैर चलाना शुरू कर देता है, सेक्स ऑर्गन अलग अलग हो जाता है, लड़का या लड़की। जन्म के समय जो बच्चे का वजन होता है वो 6 पाउंड्स और उसकी जो लंबाई होती है वो 8.5 इंच की होती है। ठीक है, ये प्रश्न पूछ लिया जाता है कि जन्म के समय बच्चे का भार कितना होता है, तो 6 पाउंड्स यानी कि 3 से 3.5 किलो। बाकी ये जो डिपेंड करता है वो माँ के पोषण की, उसको पोषण कैसा मिल रहा है उस टाइम पर, इस पर निर्भर करता है। ठीक है, बच्चे 4 किलो 4.5 किलो तक के भी हो जाते हैं, कुछ बच्चे कम वजन में कम रह जाते हैं जिनको माँ को जो है न्यूट्रिशन सही से नहीं मिल पाता। ठीक है, अब हम बात करेंगे शेष अवस्था की। नेक्स्ट हमारी अवस्था कौन सी आती है, तो ये आती है हमारी शेषवा अवस्था। ठीक है, जो जन्म से 2 वर्ष तक मानी जाती है एनसीईआरटी के अनुसार। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें वृद्धि और विकास बहुत तेज़ी से गति होता है। लेकिन क्या वृद्धि और विकास सभी स्टेजेस में इसी गति से होते हैं, तो नहीं। जो होता है वृद्धि विकास, जो होता है विकास शेष अवस्था में बहुत तेज होता है। ठीक है, उसके बाद पूर्व वाले अवस्था में शेष अवस्था से कम होता है थोड़ा, फिर उत्तर वाले अवस्था में स्लो हो जाता है, बहुत धीमे हो जाते हैं, और किशोर अवस्था में फिर से बहुत तेज हो जाता है। ठीक है, अब जो शेष अवस्था होती है उसको हम मानते हैं 0 से 2 वर्ष तक, और यूपीटेट जो है वो मानता है इसको 0 से 5 वर्ष तक। बाकी सब 0 से 2 वर्ष तक मानते हैं। ठीक है,
इसमें क्या होता है, इस अवस्था के बच्चे को नवजात या न्योनेट कहा जाता है। ठीक है। दूसरा पॉइंट, नवीन वातावरण में समायोजन की अवस्था है। अब बच्चा जो है माँ के गर्भ से बाहर आया, उसका जन्म हुआ, तो अब नवीन वातावरण आ गया उसके लिए, तो उसमें वो समायोजन करना सीखता है। अब जन्म के समय जो वजन होता है वो 7 से 8 पाउंड या 3 से 3.5 किलो होता है, और लंबाई जो है वो 19-20 इंच या 28 से 20 इंच होती है। यानी कि जो वजन है वो माँ के जो न्यूट्रिशन मिलता है गर्भकाल के दौरान वो उस पर डिपेंड होता है कि बच्चे का वजन कितना होगा। ठीक है। जो नवजात का सिर होता है, नवजात का सिर संपूर्ण लंबाई का लगभग 1/4 भाग होता है, यानी कि 25% होता है। जबकि वयस्क का सिर उसकी लंबाई का 1/7 भाग होता है, जो वयस्क का सिर होता है। ठीक है। और बच्चे का जो होता है उसकी संपूर्ण लंबाई का 1/4 भाग होता है। अच्छा, जो शिशु है अपने संपूर्ण समय का लगभग 80% जो भाग होता है वो सोने व उगने यानी कि उपलाइजी लेने में गुजारता है। आपने देखा भी होगा कि जैसे हम बच्चे, अभी तो बच्चा खेल रहा था अच्छे से, एकदम सो जाता है, गोद में लेकर अभी हम खिला रहे थे, तो थोड़ी देर बाद क्या होता है, बच्चा सो जाता है। ठीक है। तो ये बच्चा जो है अपना अधिकांश समय वह है सोने में गुजारता है। शिशु जो है चूसना, निकलना, श्वसन आदि क्रियाएं करने लगता है शेषावस्था में। ठीक है। अभी हमारी दो इम्पोर्टेंट आता है कि पीरियड ऑफ पोर्शनेट किसे बोलते हैं। तो ये होता है जन्म से गर्भनाल कटने तक का जो समय होता है उसको पीरियड ऑफ पोर्शनेट बोलते हैं। और पीरियड ऑफ न्यूनेट होता है गर्भकाल कटने से अगले 14 दिन तक का जो समय होता है उसको बोलते हैं पीरियड ऑफ न्यूनेट। अब हम जो है नवजात जो है उसकी एक्टिविटी की बात करते हैं। तो सामान्य क्रियाएं करता है जिसमें वो अपनी पूरी बॉडी का यूज़ करता है, यानी कि होल, जिसमें उसका संपूर्ण शरीर संबंधित होता है। दूसरी होती है हमारी विशिष्ट क्रियाएं, जो बाह्य उद्दीपकों से संबंधित होती हैं विशिष्ट, जैसे फुट मूवमेंट। हम बच्चे के पैर को जरा से छेड़ते हैं तो वो अपनी उंगलियों को सिकोड़ता है और फैलाता है, तो फुट मूवमेंट हो गया, सकिंग हो गया। जैसे आई बॉल, अपनी जो आई की पुतली होती है उसको इधर उधर मूव करता है। ये संबंधित क्रियाएं ये किसके अंतर्गत आती हैं, विशिष्ट क्रियाओं के अंतर्गत आती हैं। अब हम अन्य विशेषताओं की बात कर लेते हैं शेष अवस्था की। इसमें क्या होता है, मस्तिष्क मस्तिष्क तंत्रिका संबंधों का तेजी से विकास होता है। यानी कि जो मस्तिष्क है और तंत्रिका जो संबंध जो होते हैं उनका तेजी से विकास होता है। बच्चा जो है सांस लेना, चूसना, निगलना और शरीर के कचरे को बाहर निकालना सीख जाता है। यानी कि बच्चे में जो है वो जो मतलब उसका टॉयलेट आएगा तो वो बाहर निकलना सीख जाता है अपने आप से। अब वो इसी अवस्था के अंदर ही सीख जाता है। अब वो जो है अपनी पैंट में सुसु नहीं करता। ठीक है। तीसरा क्या है कि माँ की आवाज़ को पहचानता है और दूसरों से अलग करता है। बच्चा जो है अपनी माँ की आवाज़ को पहचान लेता है। जैसे ही बच्चा रो रहा है तो उसकी माँ उसे पुकारती है तो क्या बच्चा चुप हो जाता है, क्योंकि वो औरों की आवाज़ से क्या होता है, अपनी माँ की आवाज़ को अलग पहचान जाता है। ठीक है। चौथा क्या है, सरल इशारों का अनुकरण करते हैं। जैसे मुंह खोलना, बच्चे के सामने अगर हम जीभ निकाल रहे हैं तो वो भी जीभ निकालनी शुरू कर देता है। ठीक है। तो मुंह खोलना शुरू कर देता है। तो ये अन्य क्रियाएं करता है। ठीक है। अच्छा, जो शेषावस्था है इसको जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल माना जाता है। क्यों माना जाता है सबसे महत्वपूर्ण काल, क्योंकि जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल इसलिए माना जाता है, यदि इस अवस्था में हमने बच्चे पर ध्यान नहीं दिया और उसका सही से शारीरिक और मानसिक विकास नहीं हो पाया, तो इस जो विकास नहीं हुआ वो उसे पूरी ज़िंदगी ही इन चीज़ों की कमी रहेगी। और जितना विकास इस मानसिक विकास, शारीरिक विकास इस अवस्था में बढ़िया हो जाएगा, तो उतना ही उसे आगे के जीवन में कोई कठिनाई का सामना नहीं करने पड़ेगा। इसीलिए इसको भावी जीवन की आधारशिला माना जाता है, सुंदर जीवन की नींव रखने की अवस्था माना जाता है। ठीक है। तीसरा क्या है, इसको हम बोलते हैं दोहराने की अवस्था। यानी कि बच्चा जो है अनुकरण करता है। जैसे हम बोलते हैं, हम कुछ भी करके उसको दिखाते हैं वो भी ऐसे ही करता है। हम जीभ निकालते हैं वो भी जीभ निकालता है, और हम कुछ वर्ड बोलते हैं तो वो भी ऐसे ही बोलेगा। तो इसलिए इसे दोहराने की अवस्था बोलते हैं। अगला क्या है, नाजुक अवस्था। नाजुक अवस्था इसको इसलिए बोलते हैं, मान लिया बच्चे ने कुछ गलत एक्टिविटी कर दी, हमने उसको धमका दिया या डांट दिया उसको, तो उसके मन में हीन भावना आ जाएगी कि तो मुझे ऐसे ही
डांटते रहते हैं, और जो उसके फिर वो क्या है, पूरे जीवन शायद ना निकले उसके मन से ये बात। तो ये इसलिए इसको नाजुक अवस्था माना जाता है। तीसरा क्या है इसमें, अगला है मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार। यानी कि मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार होता है, जैसे बच्चा कोई चीज़ ले रहा है, जैसे ही हम उसको वह चीज़ उसके हाथ से, या खिलौना ले रहा है उसके हाथ से हम छीनते हैं, तो बच्चा रोना शुरू कर देता है। या वो खाना, उसको भूख लगी है, खाना चाहिए, तो वो रोना शुरू कर देता है। तो मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार, ठीक है। शारीरिक परिवर्तन, यानी कि बच्चा जो है ग्रोस मोटर स्किल टू फाइन मोटर स्किल जाना शुरू कर देता है। ग्रोस मोटर स्किल कल हमने डिस्कस की थी, इसमें वह अपने पूरे जो है बड़ी मांसपेशियों का यूज़ करता है, उसको बोलते हैं ग्रोस मोटर स्किल। और फाइन मोटर स्किल होती है जिसमें वह अपनी उंगलियों और आँखों से संबंधित जो मांसपेशियाँ होते हैं उनका यूज़ करता है। यानी कि अगर बच्चे के सामने हमने चावल रख दिए, तो वो पूरा मुट्ठी भर के चावल उठाएगा, अपनी पूरी मांसपेशियों, बड़ी मांसपेशियों का यूज़ करेगा, ठीक है। और धीरे धीरे वो अपने चम्मच से और उंगलियों की सहायता से खाना शुरू कर देता है, ठीक है। अब हम बात करें मोटर डेवलपमेंट की, तो रिफ्लेक्सेस क्या होते हैं, बिल्ट इन रेस्पॉन्स टू स्टिम्युल्स आर डेवलपमेंट। रिफ्लेक्स आर बिल्डिंग ब्लॉक्स फॉर मोटर डेवलपमेंट। रिफ्लेक्सेस यानी कि अनैच्छिक क्रियाएं होती है इसमें कुछ, जो सबसे पहले हम बात करते हैं वो होती है मोरो। यानी कि क्या होता है, बच्चा जो है तेज़ आवाज़ पर रिएक्ट करना शुरू कर देता है। जैसे ही बच्चे को हम तेज़ आवाज़ सुनाई देती है, तो वो क्या होता है, डर जाता है थोड़ा सा, ठीक है। तो बोलते हैं उसको क्या बोलते हैं, मोरो। दूसरा होता है ग्रेसिव, यानी कि 6 से 7 रिप्लेस्ड बाई वॉलेंट्री ग्रेसिव। इसमें क्या होता है ग्रेसिव में, जैसे ही हम बच्चे को उंगली देते हैं अपनी, तो बच्चा क्या करता है, उंगली को पकड़ लेता है, तो इसको क्या बोलते हैं, ग्रेसिव। अगला है बबन्स की। इसमें क्या होता है, फुट फिंगर्स मूवमेंट डिसअपियर आफ्टर 2 मंथ्स। यानी कि जो फुट फिंगर हमने बच्चे को टच करा, तो क्या है, बच्चा टच करने पर रिएक्शन देता है, ठीक है। हमने उसकी पैर की जो पैर के नीचे होता है उसको टच किया, तो उंगली को फैलाता है और सिकोड़ता है। अगला है रूटिंग। ये क्या होता है, जैसे हमने बच्चे के गाल पर हाथ लगाया, तो बच्चा जो है उसी ओर सिर घुमा लेता है, इसको क्या बोलते हैं, रूटिंग, ठीक है। इसको बोलते हैं रूटिंग। अब आगे शारीरिक विकास क्या है, मांसपेशी और तंत्रिका तंत्र परिपक्व होता है, जैसे बैठना, घिसकर चलना, ये सब शेषावस्था में ही सीख जाता है। अब ज्ञानेंद्रिय क्षमता की बात करें, तो इसमें क्या आता है, आंखों से रंग देख सकता है, विशेषता जो है लाल व सफ़ेद रंग के बीच बच्चा जो है अंतर करने लग जाता है शेष अवस्था से अंदर ही, ठीक है। इस अवस्था में आई साइड जो होती है बच्चों की बहुत तेज होती है। बच्चों को अब दर्द महसूस होता है, यदि आप उसको मारेंगे, तो उसको क्या, हम मारेंगे या थोड़ी चोटी टाइप कर दी, तो उसको क्या होगा, दर्द महसूस होता है। सूखने और स्वाद को सूंघने और स्वाद को पहचानता है अब वो, ठीक है। जन्म के समय सुनना शुरू कर देता है, जन्म के समय ही। अब शेष अवस्था में अगर हम सोशियो इमोशनल डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो ये क्या होता है, बच्चा माता पिता भाई परिवार के सदस्यों को पहचानता है। इसी अवस्था में बच्चा क्या करता है, अपने माता पिता भाई परिवार के सदस्यों को पहचानना शुरू कर देता है, कि हाँ ये मेरे भाई है, ये मेरी माता पिता है, ये परिवार के सदस्य है। और जैसे ही उसको कोई दूसरा उठाता है, तो रोना शुरू कर देता है। दूसरा क्या है, इसी अवस्था में कुकिंग और गर्लिंग शुरू कर देता है। इसी अवस्था के अंदर क्या करता है, बच्चा सामवेगिक बॉन्ड बनाता है, पिताजी माताजी और पालन पोषण करने वालों के साथ जो है वो एक संवेग, मतलब कोई इसको गोद उठाता है तो उसको अच्छा महसूस होता है, अब सामवेगिक बॉन्ड बनाता है। कोई इसको हक करता है तो अब वो स्माइल करता है, ठीक है, उसको अच्छा लगता है जब हम उसको हक करते हैं। अलगाव से दुश्चिंता, यानी कि जब माँ से कोई ओढ़ ले बच्चे को, माँ की गोद में बच्चा है कोई ओढ़ लेता है, तो अब वो रोने लग जाता है, उसको क्या है, अलग होने से अब डर लगने लग जाता है। तो आज हमने शेष अवस्था तक कवर कर लिया है। बाकी का हम अगली वीडियो में हम बाल्यावस्था और किशोर अवस्था को कवर कर लेंगे, उनका रिवीजन कर लेंगे, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे जो भी अपडेट हो वो आपको मिलती रहे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।